तो आज हम लोग देख रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास। तो हम लोग एक नया चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं। 19वीं सदी के जो सामाजिक और धार्मिक आंदोलन हुए वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। उनसे एग्ज़ाम्स आते हैं, तो उन एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, तो उन्हें हम देखेंगे। तो देखिए, 19वीं सदी में भारत बौद्धिक और सांस्कृतिक उथल पुथल से गुजर रहा था। ठीक है, एक तो क्या है कि जो हमारी प्राचीन परंपराएं थी, और एक जो अंग्रेज आए तो हम अपनी पश्चिमी सभ्यता को भी देख रहे थे। तो एक सामाजिक मतलब जो बहुत से लोग बाहर पढ़ने जा रहे थे, तो एक सामाजिक बौद्धिक और सांस्कृतिक उथल पुथल से भारत गुजर रहा था। भारतीय जनता ये समझ रही थी कि भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक ढांचे में निहित दुर्बलताओं के कारण ही विदेशी शक्तियां इन पर अपना आधिपत्य स्थापित करने में सफल हुई हैं। ठीक है, मतलब भारत के जो सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचा था उसमें कुछ कमियां तो थी, जैसे मतलब कि जात पात बहुत ज़्यादा होना, ठीक है, छुआछूत होना, ये सब। ठीक है, तो इस वो समझ रहे थे कि जो भी हमारे यहाँ कमियां हैं उसके कारण क्या है, विदेशी शक्तियां अपना आधिपत्य स्थापित करने में सफल हुई, क्योंकि उन्होंने बांटो और राज करो की नीति तो वैसे ही चलाई। इस तरह पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव तथा इन विदेशी शक्तियों द्वारा पराजित होने की चेतना ने भारतीय जनमानस को नवजागरण हेतु प्रेरित किया। ठीक है, तो जब देखा उनने कि पाश्चात्य सभ्यता जो है, पश्चिमी सभ्यता, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, और उनसे हम वो हार भी गए हैं। ठीक है, इसके कारण क्या हुआ कि भारतीय जनमानस को नवजागरण हेतु प्रेरित किया कि मतलब हमें अपने धर्म में सुधार करना चाहिए। ठीक है, ये यूरोपियों के आगमन के पश्चात भारी संस्कृति के फैलाव के कारण भारतीयों के लिए जरूरी हो गया कि वे अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन में अंतर्निहित कमजोरियों की तलाश करें और उन्हें दूर करने का प्रयास करें। देखिए, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कमियां हम में भी थी। ठीक है, बहुत सारी। तो ज़रूरी हो गया था कि हम उन कमियों को पहचानें और कुछ लोग आगे आए और उन्हें दूर करें। ठीक है, बहुत ज़रूरी था। विलियम जोन्स और मैक्स मूलर जैसे पश्चिमी विद्वानों ने भारत के विभिन्न ऐतिहासिक ग्रंथों का अध्ययन कर भारतीय संस्कृति को श्रेष्ठ बताया। अब देखिए, अब वो आए थे बाहर से अंग्रेज, तो उन्हें जानना था कि भाई भारतीय संस्कृति कैसी है। जब वो उसे जानेंगे तभी तो उन पे अच्छे से राज कर पाएंगे ना, तो इसलिए उन्होंने इसका अध्ययन किया। तो जो विलियम जोन्स और मैक्स मूलर दो पश्चिमी विद्वान थे, उन्होंने क्या है, बहुत सारे ऐतिहासिक ग्रंथों का अध्ययन कर भारतीय संस्कृति को उन्होंने कहा कि बहुत श्रेष्ठ है। इससे भारतीयों के मन में आत्मगौरव और आत्मसम्मान की भावना का विकास हुआ। तो मतलब वो अपने आप को हीन नहीं समझना कम हुआ, उनके मन में आत्मगौरव आत्मसम्मान की भावना जगी। विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। ठीक है, विलियम जोन्स, आज पूछा जाता है ने किसकी स्थापना करी, एशियाटिक सोसाइटी। कई तरीके से पढ़ के देखिए, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की, ये पूछ सकते हैं। विलियम जोन्स ने। कब की, 1784 में। जिसने भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का प्रयास किया। ठीक है, वो मैंने आपको बताया ना कि वो अध्ययन क्यों कर रहे थे, वो मतलब उनको जानना भी तो ज़रूरी था। चार्ल्स विकिल्सन ने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो जो चार्ल्स विलिंकिंस थे, उन्होंने क्या किया था, जो गीता थी उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। पूछ सकते हैं किसने किया था। विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक एवं ऋतु संहार का अंग्रेजी में रूपांतरण किया। तो जो विलियम जोन्स थे, उन्होंने क्या है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक था और ऋतु संहार का अंग्रेजी में रूपांतरण किया। ठीक है, ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। अब हम पढ़ेंगे कि जो महत्वपूर्ण जो लोग थे उनके बारे में। तो राजा राम मोहन राय। देखिए, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का प्रथम नेता, नवजागरण का अग्रदूत और भारत में सुधार आंदोलन का मुख्य प्रवर्तक माना गया। ठीक है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले इस चीज़ के लिए आगे आए, इसलिए उन्हें आधुनिक भारत का प्रथम नेता बोलते हैं। पूछा जाए कैसे कहते हैं आधुनिक भारत का प्रथम नेता, नवजागरण का अग्रदूत। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले नवजागरण की बात की। भारत में सुधार आंदोलन का मुख्य प्रवर्तक माना गया। इन्होंने पाश्चात्य चिंतन और संस्कृति का गहन अध्ययन किया तथा पाया कि पश्चिमी संस्कृति के अच्छे मूल्यों को आत्मसात कर ही भारतीय समाज का पुनरुत्थान हो सकता है। तो इन्होंने क्या किया, जो पाश्चात्य चिंतन थी, जो उनका कल्चर था, उसको उन्होंने अच्छे से जब उन्होंने पढ़ा, तो उन्होंने कहा कि उनके जो अच्छे मूल्य हैं वो हमें लेने चाहिए, जिससे क्या होगा, भारतीय समाज का पुनरुत्थान हो पाएगा। जैसे कि साइंटिफिक वे में पढ़ाई करना, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें उनमें भी अच्छी हो सकती है, तो वो हमें लेनी चाहिए। राजा राम मोहन राय ने फारसी में एक पुस्तक तोहफात अल मुवाहिदीन एकेश्वरवादियों को उपहार लिखी, जिसमें उन्होंने बहुदेववाद का विरोध किया। तो ये देखिए, इन्होंने एक मतलब एक ईश्वर पे इन्होंने बल दिया। तो उन्होंने फारसी में एक पुस्तक थी, एक फारसी में एक पुस्तक लिखी। ठीक है, एकेश्वरवादियों को उपहार। ठीक है, इसका मतलब था, जिसमें उन्होंने कहा बहुदेववाद का इन्होंने विरोध किया। तो इनके जो भी लोग थे उनके क्या मूल्य थे, वो किस चीज़ को मानते थे, इंपॉर्टेंट है। उन्होंने मूर्ति पूजा, जाति प्रथा तथा धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। ठीक है, तो पूछा जाए तो कभी ऐसे कि कौन थे जिनने मूर्ति पूजा, जाति प्रथा, धार्मिक आडंबरों का विरोध किया।
बहुदेववाद का विरोध किया, ठीक है, ये सब पूछा जा सकता है। तो आपको फिर इमीडिएटली ध्यान आना चाहिए कि हम किसके बारे में बात चल रही है। देखिए, जो खराब चीज़ें थी, जो जाति प्रथा थी, ठीक है, धार्मिक आडंबर, उन चीज़ों का इन्होंने विरोध किया। 1820 में इन्होंने प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेशों की प्रशंसा की, ठीक है। तो इन्होंने लिखी थी प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, याद रखिए, राजा राम मोहन राय, जिसमें इन्होंने क्या किया, न्यू टेस्टामेंट के जो नैतिक और दार्शनिक संदेश थे उनकी प्रशंसा की थी। 1815 में राजा राममोहन राय ने द्वारिकानाथ ठाकुर के साथ मिलकर आत्मीय सभा का गठन किया। इसका उद्देश्य एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार करना था। तो आत्मीय सभा पूछ ऐसे कभी आ जाए तो बहुत आ रहे हैं अब क्वेश्चन, आत्मीय सभा किससे जुड़ी है? तो राजा राममोहन राय ने द्वारिकानाथ ठाकुर के साथ मिलकर इसका गठन किया था। इसका उद्देश्य क्या था? एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार। तो राजा राममोहन राय एकेश्वरवाद से जुड़े हुए थे, एक ईश्वर को मानना। 1817 में कलकत्ता में स्थापित होने वाले हिंदू कॉलेज की स्थापना से भी ये जुड़े हुए थे। तो 1817 में जो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना है, उससे भी ये जुड़े हुए थे। इन्होंने कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की स्थापना की। तो देखिए क्या क्या इन्होंने इंपॉर्टेंट काम किए, वो ध्यान रखना है। इन्हें कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की स्थापना करी, आत्मीय सभा की करी, ठीक है, बड़ा है आपको। 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। तो वेदांत कॉलेज की स्थापना इन्होंने की। 1828 में इन्होंने ब्रह्म सभा नामक संस्था की स्थापना की। देखिए, आत्मी सभा, ब्रह्म सभा, याद देखिए किससे जुड़ी हुई है। तो इन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना की। कालांतर में ब्रह्म सभा को ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया, ठीक है। तो बाद में से ब्रह्म सभा को ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। इन्होंने सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की। इन्हीं के प्रयासों की बदौलत 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए कानून का निर्माण किया। देखिए, मैंने बताया कि हमारे अंदर कुछ कमियां थी, जिसमें सती प्रथा सबसे बुरी प्रथा थी, ठीक है। तो इसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने आंदोलन किया। जो मतलब ख़राब चीज़ें थी उनको ख़त्म करने के लिए उन्होंने आंदोलन किया। इन्हीं के प्रयासों से क्या हुआ, 1829 में विलियम बेंटिक, मैंने इसको मतलब ऐसे याद रख सकते हैं कि बैट मारा, ठीक है, कि ये गंदी प्रथा है, बेंटिक ने बैट मारा, तो ऐसे करके इन्होंने सती प्रथा ख़त्म करी, ठीक है। ऐसे याद करने के लिए आप हमेशा कुछ अगर ट्रिक्स बनाएंगे, कुछ इमेजिनरी दिमाग में पिक्चर बनाएंगे, तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। तो विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए कानून का निर्माण किया। मुगल सम्राट अकबरदित ने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि, तो जो मुगल सम्राट था, ठीक है, अकबरदित, उसने इनको राजा की उपाधि दी थी। पूछ सकते हैं राजा की उपाधि किसने दी थी। 27 सितंबर 1833 को इनकी मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का कार्यभार महर्षि द्वारिकानाथ टैगोर के कंधों पर आ गया, ठीक है। तो बाद में क्या हुआ, जब इनकी मृत्यु हुई तो ब्रह्म समाज का काम द्वारिकानाथ टैगोर के कंधों पर आ गया। इसके बाद द्वारिकानाथ टैगोर के पश्चात देवेंद्रनाथ टैगोर ने इस संस्था को पुनर्जीवित किया। देखिए, नाम थोड़े से याद रखिए। द्वारिकानाथ के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने इस संस्था को दोबारा पुनर्जीवित किया। ये 1843 ईस्वी को ब्रह्म समाज से जुड़े। इससे पूर्व देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। तो जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने पहले तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। देखिए, सभा 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 आ रही हैं, तो थोड़ा सा ऐसे कनेक्ट कर लीजिए कि ये सब इसी से जुड़ी हुई है। इसी तत्वबोधिनी सभा से निकलने वाली तत्वबोधिनी पत्रिका ने भारत में बांग्ला भाषा के सुव्यवस्थित अध्ययन को बढ़ावा दिया। तो जो तत्वबोधिनी सभा किसने बनाई थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। उससे निकलने वाली जो तत्वबोधिनी पत्रिका थी, उसने क्या है, भारत में बांग्ला भाषा के अध्ययन को बढ़ावा दिया। तो देखिए, 1843 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का पुनर्गठन किया। तो बाद में जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने ब्रह्म समाज का फिर पुनर्गठन किया और ब्रह्म समाज में विधवा पुनर्विवाह, बहुविवाह के उन्मूलन, नारी शिक्षा, रैयतों की दिशा में सुधार के लिए आंदोलन चलाया। तो मतलब इन सब के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया। 1857 में केशवनाथ सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया गया, ठीक है। बाद में, ठीक है, पहले देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, इन्होंने तत्वबोधिनी सभा बनाई थी। उसके बाद केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य बनाया गया। इनके प्रयासों से इस संस्था को अखिल भारतीय स्वरूप प्राप्त हुआ, ठीक है, ऑल मतलब सारे भारत में। तो इस संस्था को फिर अखिल भारतीय स्वरूप प्राप्त हुआ। आगे चलकर देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच विवाद के कारण 1865 में ब्रह्म समाज में विभाजन हो गया, जिसके फलस्वरूप मूल ब्रह्म समाज से अलग होकर केशव चंद्र सेन ने 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो आगे चलकर भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो याद रखना है, ठीक है, पहले था ब्रह्म समाज की स्थापना किसने, राजा राममोहन राय ने की थी, ठीक है, ब्रह्म सभा की थी, फिर वो ब्रह्म समाज कहने लगा। फिर देवेंद्रनाथ टैगोर ने उसे आगे बढ़ाया, फिर केशव चंद्र सेन ने आगे बढ़ाया, लेकिन दोनों में लड़ाई हो गई, ऐसे याद करिए कि उनमें विवाद हो गया।
तो ब्रह्म समाज में विभाजन हो गया, ठीक है। जब किसी दो गुटों में एक ही जगह उस संस्था में लड़ाई जाती है तो उनका विभाजन अक्सर होता है, तो विभाजन हो गया। इसके बाद मूल ब्रह्म समाज से अलग होकर जो केशव चंद्र सेन थे, उन्होंने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। पूछा जाए आदि ब्रह्म समाज किसने बनाया, शायद ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, मुझे याद नहीं कौन से एग्जाम में, लेकिन आया है, ठीक है। तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की, जो आगे भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया, ठीक है। फिर इसको कहा गया भारतीय ब्रह्म समाज। 1817 में ब्रह्म समाज में दूसरा विभाजन हो गया और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, ठीक है। तो फिर इसमें विभाजन हुआ, ठीक है। कहाँ पे थे हम, ठीक है, मतलब 1878 में फिर इसमें दूसरा विभाजन हो गया और जो आनंद मोहन बोस थे उन्होंने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। पहला विभाजन 1866 में हुआ, आदि ब्रह्म समाज बनाया केशव चंद्र सेन ने। फिर 1878 में दूसरा विभाजन हुआ और आनंद मोहन बोस ने साधारण ब्रह्म समाज बनाया, ठीक है। ये बात ध्यान रखें। थोड़ा सा याद करने के लिए कैसे बताऊँ, ठीक है। जो साधारण व्यक्ति होते हैं वो आनंद में रहते हैं, ऐसे करके याद रख लिए कि आनंद मोहन बोस ने साधारण ब्रह्म समाज बनाया, ठीक है। ब्रह्म समाज में दूसरा विभाजन के कारण केशव चंद्र सेन द्वारा ब्रह्म विवाह अधिनियम का उल्लंघन करना था, तो इन्होंने ब्रह्म विवाह अधिनियम का उल्लंघन करा था, इसलिए। अब दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ते हैं। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 ईस्वी में बम्बई में की गई थी। आर्य समाज किसने बनाया, दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। कब बनाया, 1875 में। कहाँ बनाया, बम्बई में, ठीक है। कहाँ बनाया, कब बनाया, थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये चीज़ें भी आती हैं। इसकी स्थापना का मूल उद्देश्य भारत को सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना, ठीक है, वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना करना। तो इसका मेन उद्देश्य क्या था, उद्देश्य याद रखिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि राजा राममोहन राय ने एकेश्वरवाद पे बल दिया, ठीक है, मूर्ति पूजा इन सब का विरोध किया। तो इनका उद्देश्य था दयानंद सरस्वती का कि भारत को सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना है, उन्हें वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना करनी है, भारत पर बढ़ते पाश्चात्य प्रभाव को रोकना था। भारत में जो पश्चिम संस्कृति का प्रभाव पड़ रहा था उसको रोकना था, ठीक है। ये इनका मेन मकसद था। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। ये चाहते थे कि वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना हो। इन्होंने बाल विवाह, छुआछूत, जाति का विरोध किया। तो कुछ चीज़ों का इन्होंने विरोध किया, जैसे बाल विवाह, छुआछूत, जाति प्रथा का विरोध किया, विधवा पुनर्विवाह, अंतर्जातीय विवाह का इन्होंने समर्थन किया, ठीक है। साथ ही सामाजिक और शैक्षिक मामलों में स्त्रियों को पुरुषों के समकक्ष अधिकार देने की वकालत की गई, मतलब महिलाओं को भी समान अधिकार दिए जाए। पहले महिलाओं की दशा बहुत ही खराब थी उस टाइम पे। तो आर्य समाज द्वारा गौरक्षणी सभा और शुद्धि आंदोलन की स्थापना की गई। तो ये दो याद रखिए, शुद्धि आंदोलन की शुरुआत, ये पूछ ले गौरक्षणी सभा की शुरुआत किसने की, तो दयानंद सरस्वती ने। कालांतर में आर्य समाज दो भागों में विभाजित हो गया। इसमें एक गुट पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी और दूसरा गुट पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था। तो ये आगे फिर से बढ़ गया, एक पश्चिमी संस्कृति के विरोधी थे, एक समर्थक थे पाश्चात्य शिक्षा के। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की तथा पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों ने गुरुकुल की स्थापना की। लेकिन नाम से ही समझ में आ रहा है, जो पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे उन्हें दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, और जो उसके विरोधी थे उन्होंने गुरुकुल की स्थापना की। आगे बहुत सारे आंदोलन और व्यक्तित्व के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।